Hello everyone, today's topic is resting membrane potential. It is very important topic in physiology. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सेल है, सेल इज अ बैग ऑफ पोटेशियम इन द सी ऑफ सोडियम। सेल के अंदर जो है वो सोडियम पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और सेल के बाहर सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। देखते हैं कि कैसे। एक सेल है, सेल में सोडियम पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और बाहर सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। सेल इज अ बैग ऑफ पोटेशियम इन द सी ऑफ सोडियम। व्हाट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो प्रेजेंट होता है एवरी सेल में, एंड इट इज अ potential difference across the cell membrane when cell is in the resting condition. It is a potential difference across cell membrane when cell is in resting state. It is present in all cell. अब हम बात करते हैं एक्शन पोटेंशियल। क्या एक्शन पोटेंशियल सारी सेल्स में प्रेजेंट होता है? तो नहीं, एक्शन पोटेंशियल उन्हीं सेल्स में प्रेजेंट होता है जो कि एक्साइटेबल होती हैं, लाइक न्यूरोनल सेल्स और मसल सेल। एक्शन पोटेंशियल प्रेजेंट इन दी न्यूरोनल सेल्स एंड मसल सेल्स। मसल सेल्स कौन सी? कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल एंड स्मूथ मसल। तो वो सेल्स जो कि एक्साइटेबल होती हैं उनमें एक्शन पोटेंशियल जनरेटर। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? इज अ ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल which is propagating across the surface of the cell membrane। तो ये प्रोपेगेटिंग होता है व्हेन सेल इज एप्रोप्रिएटली स्टिमुलेटेड। तो इन सेल्स में यदि न्यूरोनल और मसल सेल्स में हम इन सेल्स को यदि स्टिमुलेट करते हैं तो इनमें एक ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, जो कि प्रोपेगेट कर सकता है, सेल टू सेल प्रोपेगेट कर सकता है व्हेन सेल इज एप्रोप्रिएटली स्टिमुलेटेड, दैट इज एक्शन पोटेंशियल। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, इनसाइड यहाँ नेगेटिव होता है, आउटसाइड पॉजिटिव होता है। तो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल डिफरेंस है व्हेन सेल इज इन द रेस्टिंग स्टेट, दैट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन। तो ये सारी सेल्स में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन ऑल सेल्स। देन जो सेल का न्यूक्लियस होता है उसमें कुछ प्रोटीन होता है। यदि वो प्रोटीन एक्टिव होती हैं तो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। तो यहाँ पर तीन प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। तो हमको पता है कि सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप क्या करता है? सोडियम को आउटसाइड थ्रो करता है, पोटेशियम को इनसाइड थ्रो करता है। तो हमको पता है कि बाहर जो है वो सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, इनसाइड पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज्यादा। तो ये पोटेशियम को अंदर ले रहा है और सोडियम को बाहर कर रहा है। इट मीन्स कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वर्क कर रहा है। तो इस और यहाँ पर ये 3 सोडियम आउटसाइड जाते हैं, 2 पोटेशियम इनसाइड आते हैं। तो इस कंडीशन में अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पर एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एटीपी यूज होता है, वो कन्वर्ट होता है एडीपी में प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये कन्वर्ट होगा एटीपी में, एटीपी कन्वर्ट होगा एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। तो यहाँ पे एटीपी यूज होगी। सोडियम पोटेशियम पंप एक इलेक्ट्रोजेनिक पंप होता है। सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप एक इलेक्ट्रोजेनिक पंप है। व्हाट इज इलेक्ट्रोजेनिक पंप? Electrogenic pump is any pump which uh, electrogenic pump, any pump which work across the membrane and during its function it produces some electrical imbalance।
लाइक यहाँ पर ये जो है वो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और जब अपना फंक्शन करता है तो ये अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एक इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस कर रहा है, क्योंकि ये बाहर की तरफ जा रहे हैं 3 सोडियम और अंदर की तरफ सिर्फ 2 ही पोटेशियम आ रहे हैं, तो अंदर की तरफ जो है वो पॉजिटिव चार्जेस कम हो रहे हैं, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्जेस बढ़ रहे हैं, तो बाहर की तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, इनर साइड निगेटिविटी आ जाएगी। तो सोडियम पोटेशियम पंप क्या कर रहा है, इनसाइड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कॉज करा रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कॉज करा रहा है, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस हो जाता है क्रॉस द मेम्ब्रेन। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोजेनिक पंप? एनी पंप विच वर्क across the membrane and during its function it causes electrical imbalance. Electrogenic pump is any pump which work across the membrane and during its action it causes electrical imbalance across the membrane. तो ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो क्या करा रहा है, कैटायंस throwing cations out, it throwing cations out, more cations out and less cations in. So it causes electronegativity. Causes electronegativity inside the membrane. तो हमको ये पता है कि इसके सोडियम के बाहर जाने की वजह से और कम पोटेशियम के अंदर आने की वजह से सेल के अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और बाहर जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इनसाइड नेगेटिव होगा, बाहर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो सेल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि पोटेशियम का कंसंट्रेशन यदि है तो इनसाइड पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, अप्रोक्सीमेटली 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है पोटेशियम, और बाहर जो है पोटेशियम का कंसंट्रेशन कितना होता है, 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब हमको पता है कि अंदर बाहर सोडियम ज्यादा है और अंदर पोटेशियम ज्यादा है, तो अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो सोडियम की टेंडेंसी होगी, क्योंकि सोडियम बाहर ज्यादा, सोडियम की टेंडेंसी होती है इनसाइड जाने की। अंदर पोटेशियम ज्यादा है तो पोटेशियम की टेंडेंसी है बाहर जाने की। तो कुछ जैसे कि हम मानते हैं कि यहाँ पे कुछ लीकी चैनल्स होते हैं, लीकी चैनल्स की वजह से पोटेशियम आउटसाइड मूव कर सकता है। तो ऐसा क्यों है कि पोटेशियम तो आउटसाइड मूव कर रहा है, सोडियम मूव नहीं कर पा रहा है? हम ऐसा मान के चलते हैं, हम पहले अज्यूम करते हैं कि सेल इज फ्रीली परमेबल टू पोटेशियम, फिर हम देखते हैं कि वो सही है कि नहीं। तो पहली कंडीशन है जिसमें हम मानते हैं सेल अज्यूम सेल इज permeable to potassium only, not to others ion। तो हम मानते हैं कि ये न्यूक्लियस है सेल का, सेल में कुछ प्रोटीन है, तो ये सोडियम पोटेशियम पंप के लिए प्रोटीन थी, ये बाहर एक्सप्रेस हुई तो सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा था। प्रोटीन है जो कि यहाँ पर लीकी चैनल्स हैं पोटेशियम के लिए, जिसकी वजह से पोटेशियम जो है वो आउटसाइड लीक कर सकता है। तो सेल इज फ्रीली परमेबल टू पोटेशियम बट इट इज नॉट परमेबल टू अदर्स आयन लाइक सोडियम। यदि हम ये एज्यूम करके चलते हैं तो इससे क्या होगा, सोडियम तो मूव नहीं कर पा रहा है, सोडियम की टेंडेंसी है इनसाइड आने की, लेकिन पोटेशियम की टेंडेंसी आउटसाइड जाने की, और यहाँ पे लीकी चैनल्स अवेलेबल हैं, तो पोटेशियम आउटसाइड मूव करता है। हमको पता है कि पोटेशियम जो है इनसाइड ज्यादा है और सोडियम आउटसाइड ज्यादा है, तो जो पोटेशियम अंदर ज्यादा है तो पोटेशियम का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो इस तरफ है, लेकिन इनसाइड नेगेटिविटी है, तो नेगेटिविटी पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेगी, तो
इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट इस तरफ होगा। तो हम देखें कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अभी इनसाइड जो है वो पोटेशियम ज्यादा है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो पोटेशियम को इस तरफ मूव कराएगा। लेकिन कुछ, हाँ, यहाँ पे जो सोडियम पोटेशियम पंप है, यहाँ पे 3 सोडियम आउटसाइड लॉस हो रहे थे और 2 पोटेशियम इनसाइड आ रहे थे। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ इनसाइड क्रिएट हो रही थी, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4 मिलीवोल्ट। 4 मिलीवोल्ट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरेट होती है। अब पोटेशियम का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो इस तरफ है और इनसाइड नेगेटिव -4 मिलीवोल्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो वो कुछ अट्रैक्ट करती है, वो इसको जाने नहीं देती, क्योंकि नेगेटिविटी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगी, पॉजिटिव आयन को मूव नहीं करेगी। तो कुछ इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट जो है, जो कि बहुत ही कम है -4, वो उसको इस तरफ मूव करेगा। तो अल्टीमेटली क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा है और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट कम है, तो पोटेशियम जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ग्रेटर होने की वजह से पोटेशियम का लीक आउट होता है। अब जैसे जैसे पोटेशियम लीक आउट होता जाता है, पोटेशियम बाहर जाता जाता है, तो अंदर जो है वो नेगेटिविटी इंक्रीज होती जाती है। जैसे पहले -4 मिलीवोल्ट थी, थोड़ा पोटेशियम और लॉस हो गया तो -8 मिलीवोल्ट हो गई, फिर थोड़ा और लॉस हुआ तो -16 मिलीवोल्ट हो गई। तो क्या होगा कि जो अंदर जो है वो नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट इंक्रीज हो जाएगा। ऑल दो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थोड़ा कम होगा, लेकिन उसमें इतना इफेक्ट नहीं आता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू प्रीवियसली। लेकिन इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट अंदर जैसे जैसे पोटेशियम लूज होता रहेगा, अंदर नेगेटिविटी -16 थी, फिर -40 मिलीवोल्ट होगी, -80 मिलीवोल्ट होगी, अंदर जो है नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट बढ़ता जाएगा। ग्रेडियंट बढ़ता जाएगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम होता जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट हो जाएगा। तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मैंने शो किया था, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जैसे जैसे पोटेशियम आउटसाइड जाएगा, अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, फिर -8 -16 -40 -80 इस तरीके से होता जाएगा। फिर एक पॉइंट आएगा जैसे कि -94 मिलीवोल्ट, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट जो है वो इज इक्वल टू, देखिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट आ रहा है। तो जो पोटेशियम के लॉस होने की वजह से, जो पोटेशियम के डिफ्यूजन की वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा था, दैट इज नोन एज द डिफ्यूजन पोटेंशियल। तो ये जो, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इनसाइड outside due to fusion of ion. It is known as diffusion potential. फ्यूजन पोटेंशियल। अब ये ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे पोटेशियम डिफ्यूजन पोटेंशियल। डिफ्यूजन पोटेशियम डिफ्यूजन पोटेंशियल। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनसाइड इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ इट, इज नोन एज द डिफ्यूजन पोटेशियम डिफ्यूजन पोटेंशियल। एंड पोटेशियम diffusion potential at which concentration gradient is equal to electrical gradient. So जितने ही पोटेशियम बाहर जा रहे हैं, उतने ही पोटेशियम इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट की वजह से इनसाइड होल्ड भी रह रहे हैं, तो नेट मूवमेंट जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो पोटेंशियल एट विच नेट मूवमेंट of the ion is stopped and the concentration gradient is equal to electrical gradient, that potential is known as the, जिसमें कि ion is in the equilibrium, that potential is known as the equilibrium. So what is equilibrium potential? Diffusion potential and potential at which net movement of ion stop and ion
has achieved equilibrium, that is known as equilibrium potential. Is known as equilibrium potential. And what is equilibrium potential also known as? Equilibrium potential is also known as, yes, you know that equilibrium potential is also known as Nernst potential. Is also known as Nernst potential. Equilibrium potential is same as Nernst potential. तो ये जो लीकी चैनल है उसकी वजह से पोटेशियम का डिफ्यूजन होता है. चैनल्स कितने टाइप के होते हैं? चैनल्स देखिए, चैनल्स की हम बात करें तो चैनल्स जो है वो अनगेटेड चैनल्स हो सकते हैं, जैसे कि ये लीकी चैनल्स होते हैं, पोटेशियम लीकी चैनल्स, जिसकी वजह से पोटेशियम का डिफ्यूजन हो रहा है. दूसरा वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल जो कि पर्टिकुलर वोल्टेज पे कम इनटू द एक्शन. एंड होते हैं लिगेंड गेटेड चैनल्स, में पर्टिकुलर कोई सेल में लिगेंड, जब ये चैनल्स में कोई लिगेंड बाइंड करता है तब ये इनके थ्रू परमेबिलिटी बढ़ जाती है, इनके थ्रू आयंस का मतलब एक्सचेंज होता है, दैट इज लाइगेंड गेटेड चैनल. तो हमने देखा, एज्यूम किया कि यदि पोटेशियम के लिए फ्रीली परमेबल है सेल और सोडियम के लिए सोडियम मूव नहीं कर सकता है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग पोटेशियम का लॉस होता है, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट उसको होल्ड करने की टेंडेंसी होती है, लेकिन इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट अभी कम है तो पोटेशियम का लॉस होता है, बाहर और अंदर नेगेटिविटी बढ़ती जाती है, इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन पोटेंशियल. पोटेशियम के लिए डिफ्यूजन पोटेंशियल जो है इंक्रीज होता रहता है, और जब वो -94 मिली वोल्ट हो जाता है, -94 मिली वोल्ट, तो इस पोटेंशियल पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट हो जाता है, इसको हम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल फॉर द पोटेशियम कहते हैं, दैट इज -94 मिली वोल्ट. इस उस पे पोटेशियम का जो एक्सचेंज है वो स्टॉप हो जाता है, और इक्विलिब्रियम पोटेंशियल को ही हम नॉन्स्ट पोटेंशियल कहते हैं. तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट हो रही थी सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से, वो जो है दैट इज नॉट द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो सिर्फ -4 मिली वोल्ट होता है. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो एक्चुअली होता है -90 मिली वोल्ट. तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम कैसे मेजर करते हैं? यहाँ पर एक हम गैल्वेनोमीटर इस तरीके से लगा होता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, एक इलेक्ट्रोड जो इनसाइड रखते हैं, एक साइड आउटसाइड रखते हैं. तो इनसाइड को हम 0 पोटेंशियल पे रखते हैं और फिर हम इनसाइड का पोटेंशियल देखते हैं, तो हम देखते हैं कि अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिलती है हमको, दैट इज -90 मिली वोल्ट. तो -90 मिली वोल्ट इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. जबकि सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट हो रही है दैट इज ओनली -4 मिली वोल्ट. तो दैट इज द सेल इन विच तो पोटेशियम इज फ्रीली परमेबल. अब हम सेकेंड कंडीशन देखते हैं कि जब सेल इज फ्रीली हम एज्यूम करते हैं कि सेल इज फ्रीली परमेबल टू पोटेशियम, सॉरी सोडियम. तो यहाँ पे भी इसी तरीके से सोडियम पोटेशियम पंप हो रहा है, 3 सोडियम लॉस हो रहे हैं, 2 पोटेशियम इनसाइड आ रहा है, अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट हो रही है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी? -4 मिली वोल्ट. तो ये -4 मिली वोल्ट सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है. तो इस कंडीशन में इसमें हमने क्या एज्यूम किया है? सेकेंड वाली सिचुएशन है, एज्यूम सेल इज फ्रीली permeable to sodium only, not for other ion और अदर ion. यहाँ पे हमने मान के रखा है कि सेल जो है सेल सोडियम के लिए फ्रीली परमेबल है. तो हमको पता है कि सोडियम का कंसंट्रेशन इनसाइड हाई होता है, दैट इज 140, और इनसाइड जो होता है वो 4 होता है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. अंदर कंसंट्रेशन कम है, तो ऑब्वियसली जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा वो यहाँ पे हमने लीकी चैनल्स हैं, इसके लिए सोडियम के लिए
सीधे लीक आउट कर सकता है। यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगेन इनसाइड होगा, जिसकी वजह से वो अंदर जाएगा। लेकिन अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट भी इनसाइड ही है, ऑल्दो कम है, लेकिन इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट भी अभी, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट की बात करें, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, दोनों ही इन का मूवमेंट इनसाइड है, तो सोडियम जो है अच्छे से लीक करेगा अंदर की तरफ। तो अंदर जो है वो निगेटिव है, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्जेस अंदर आते जाएंगे तो ये -4 जो है 0 हो जाएगा, फिर और अंदर आएंगे तो और पॉजिटिव में चला जाएगा, फिर +10 होना जाएगा, +20 हो जाएगा, +30 होता जाएगा। अब देखिए, जैसे कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट अंदर की तरफ है, पोटेशियम अंदर की तरफ आ रहा है, अंदर पॉजिटिविटी बढ़ रही है, नेगेटिविटी कम हो रही है, तो 0 पोटेंशियल हो जा रहा है। फिर जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है अभी भी अंदर की तरफ है, लेकिन अंदर अब क्या है कि 0 पोटेंशियल हो गया, तो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट अब अपोजिट में हो जाएगा। लेकिन ऑल्दो अभी इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन अभी कम है, +10 है। जैसे जैसे और अंदर आते जाएंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्ड, तो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिविटी अंदर बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट अंदर की तरफ और बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट इसको अपोज करेगा आने के लिए, लेकिन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी अभी ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लेकिन कम होता जाएगा और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर जो डिफ्यूजन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ सोडियम इनसाइड, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें कि अगेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, जब सोडियम इज इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, दैट मूवमेंट ऑफ द सोडियम इज स्टॉप ड्यू टू द इट्स इक्विलिब्रियम, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, तो उसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पोटेंशियल फॉर सोडियम। तो यहाँ पे +130 फिर +40 इस तरीके से होता जाता है। तो किस पॉइंट पे ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट के इक्वल होता है, दैट इज +61 मिलीवोल्ट। तो +61 मिलीवोल्ट इज द इक्विलिब्रियम पोटेंशियल फॉर द सोडियम। ये हो गया सोडियम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, इसी को कहेंगे नॉन्स पोटेंशियल, नॉन्स पोटेंशियल फॉर सोडियम। तो ये सोडियम के लिए इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। तो हमने देखा कि सोडियम के लिए नॉन इक्विलिब्रियम पोटेंशियल कितना है, +61 मिलीवोल्ट, जबकि हमने पोटेशियम के लिए देखा था कि नॉन इक्विलिब्रियम पोटेंशियल कितना था, अप्रोक्सीमेटली -94 मिलीवोल्ट। तो हम देखें कि हमको पता है कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, मैंने आपको बताया कि कितना होता है, -90 मिलीवोल्ट। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मोर, अगर हमने देखा था कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है दैट इज -90 मिलीवोल्ट, और सोडियम पोटेशियम के लिए इक्विलिब्रियम पोटेंशियल कितना है, -94 मिलीवोल्ट, और सोडियम के लिए देखें तो +61 मिलीवोल्ट। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज नियर इक्वल टू पोटेशियम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल और सोडियम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। तो ये +61 है, वो -94 है, RMP है -90। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज नियर इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम cell, resting membrane potential is near इक्वल बोलो या नियर टू इक्विलिब्रियम पोटेंशियल टू। क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नियर इक्वल टू किसके पोटेंशियल के होता है, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल के होता है, तो ये पोटेशियम के इक्विलिब्रियम होता है, पोटेशियम के इक्विलिब्रियम पोटेंशियल के, नॉट इक्विलिब्रियम पोटेंशियल टू सोडियम, तो सोडियम के नहीं होते। इसलिए सेल इज, समझ में आता है कि इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ सोडियम के ये इक्वल है, मतलब कि सेल जो है वो फ्रीली परमेबल है पोटेशियम के लिए, नॉट फॉर सोडियम। तो जो हमने सेल 1 एज्यूम करी थी कि जिसमें सेल इज परमेबल टू पोटेशियम ओनली, तो ये सही है कि सेल फ्रीली परमेबल है पोटेशियम के लिए, तभी उसका जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल इज इक्वल टू और नियर इक्वल टू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो ये ट्रू है। लेकिन जो सेकेंड कंडीशन है जिसमें कि +61 मिलीवोल्ट है सोडियम का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, तो सेल इसके लिए फ्रीली परमेबल नहीं है, तभी इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है इसके
इक्वल नहीं है, वो तो -90 है, ये +61 है, तो इट इज नॉट इक्वल टू इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ सोडियम। इससे हमको प्रूव होता है कि सेल इज फ्रीली परमेबल टू इज फ्रीली परमेबल टू पोटेशियम, नॉट फॉर सोडियम। तो ऐसा क्यों है, सेल फ्रीली परमेबल है सोडियम के लिए, सॉरी पोटेशियम के लिए, जबकि हमको पता है कि पोटेशियम का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 39 होता है और सोडियम का होता है 28। पता है कि सोडियम का कितना होता है 23। तो ऐसा क्यों है कि पोटेशियम फ्रीली परमेबल है जबकि उसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा है और सोडियम नहीं, इसके लिए नहीं है जबकि उसका मॉलिक्यूलर वेट कम है? क्योंकि सेल में जो आयंस होते हैं वो हाइड्रेटेड स्टेट में होते हैं। सेल में आयन जो है वो हाइड्रेटेड स्टेट में होते हैं, तो जो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ अटैच होते हैं, हाइड्रेटेड होते हैं, तो इनका जो रेडियस होता है, रेडियस ऑफ हाइड्रेटेड आयन, हाइड्रेटेड आयन ऑफ पोटेशियम का जो है वो कम होता है, जबकि रेडियस, जबकि सोडियम का हाइड्रेटेड आयन का देखें तो रेडियस पोटेशियम का कम होता है रेडियस, जबकि सोडियम का ज्यादा होता है। तो सोडियम फ्रीली परमेबल नहीं होता जबकि पोटेशियम फ्रीली परमेबल हो जाता है, क्योंकि इसका रेडियस जो है हाइड्रेटेड आयन का, ऑल्दो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है पोटेशियम का, लेकिन जब हाइड्रेटेड आयन में इसका रेडियस देखेंगे तो रेडियस इसका कम है, इसका रेडियस बहुत ज्यादा है, इसका ज्यादा है, तो इसकी वजह से ये फ्रीली परमेबल नहीं है, पोटेशियम फ्रीली परमेबल है। तो हमने देखा कि पोटेशियम फ्रीली परमेबल है लेकिन सोडियम नहीं है, तो सोडियम मूव्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन विथ डिफिकल्टी। अब हम देखते हैं कि हमने देखा था कि नॉन्स पोटेंशियल या इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है -94 है फॉर पोटेशियम और +61 मिलीवोल्ट है फॉर दी फॉर सोडियम इट इज +61 मिलीवोल्ट। तो हम देखते हैं कि इसके लिए एक नॉन्स ने इक्वेशन दी थी, नॉन्स इक्वेशन हम कहते हैं, व्हाट इज दैट फॉर कैलकुलेटिंग दिस पोटेंशियल की -94 कैसे आया या +61 मिलीवोल्ट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए नॉन्स ने इक्वेशन दी थी, नॉन्स इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, नॉन्स इक्वेशन। तो ये इक्वेशन क्या है, दैट इज नॉन्स इक्वेशन इज -2.3 RT divided by ZF log 10 concentration gradient inside of the ion upon concentration gradient outside of the ion। तो ये यदि सेल है तो सेल के अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन इनसाइड कितनी है और पोटेशियम की कंसंट्रेशन आउटसाइड कितनी है, इस पे ये डिपेंड करता है कि कितना उसका इक्विलिब्रियम पोटेंशियल आएगा। हम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल किसी भी आयन का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर R क्या है, R इज गैस कांस्टेंट, R इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर, F इज फैराडे कांस्टेंट, फैराडे के नाम पे कुछ कांस्टेंट दिया गया है, और Z इज आयन पे कितना चार्ज है। तो इसके लिए कैलकुलेशन किया गया इसका कि सबकी वैल्यू जो है वो मतलब कांस्टेंट है, तो इन सब का हमने किया अब सिर्फ ये आयन चार्ज को छोड़ के, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट होगा डिफरेंट आयन के लिए। तो ये आया -60 मिलीवोल्ट डिवाइडेड बाय जेड, जितना भी आयन पे चार्ज है, log 10 कंसंट्रेशन ऑफ आयन इनसाइड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आयन आउटसाइड। तो इससे हम नॉन्स इक्वेशन है ये, इससे हम किसी का भी इक्विलिब्रियम पोटेंशियल जो है वो निकाल सकते हैं। तो यदि हम कैलकुलेट करें इक्विलिब्रियम पोटेंशियल फॉर पोटेशियम, तो यहाँ पे -60 मिलीवोल्ट होता है और पोटेशियम का कंसेंट्रेशन इनसाइड कितना होता है 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और इसका होता है आउटसाइड कितना होता है 4 होता है। तो यहाँ पे हमने log 10 रखा और 140 डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे, यहाँ पे इसका चार्ज होता है पोटेशियम का +1, तो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल फॉर पोटेशियम आता है -94 मिलीवोल्ट, जो हमने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, फिर यदि हम इसी को कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इनसाइड कितना होता है अप्रोक्सीमेटली कम होता है अंदर कंसंट्रेशन 14 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है सोडियम का, और आउटसाइड 142 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है सोडियम का आउटसाइड कंसंट्रेशन इनसाइड। तो अगेन यदि हम सोडियम के लिए इक्विलिब्रियम पोटेंशियल देखेंगे तो -60
डिवाइडेड बाय उसका भी चार्ज +1 होता है, log 10 करेंगे। यहाँ पे इनर कंसंट्रेशन कितना है, 14 है, डिवाइडेड बाय 142। तो सोडियम के लिए जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल आता है दैट इज +61 मिलीवोल्ट। तो फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो -90 कैसे होता है? यदि सेल में सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जो जेनेसिस होती है उसमें उसके लिए सोडियम भी रिस्पॉन्सिबल है, पोटेशियम भी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन फ्रीली परमेबल है पोटेशियम के लिए। तो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होता है हम डिस्कस करेंगे आगे कि वो उसमें कितना कंट्रीब्यूशन होता है सोडियम का, पोटेशियम पंप का। तो हमको अभी ये देखना है कि सेल में सिर्फ सोडियम नहीं है और पोटेशियम ही नहीं है, और भी आयंस है। तो इसके लिए गोल्डमैन किड्स इक्वेशन दी गई। गोल्डमैन कैड्स इक्वेशन गोल्डमैन कैड्स इक्वेशन ने कहा कि सेल मेम्ब्रेन में बी अंडर द इफेक्ट ऑफ वेरियस आयंस ऑफ मैनी आयंस। तो उसके लिए क्या हम सिर्फ हमको इक्विलिब्रियम पोटेंशियल सोडियम पोटेशियम का नहीं, सबका कैलकुलेटिव वे में हम देखें तो कितना इक्विलिब्रियम पोटेंशियल आता है जिसमें सारे आयन जो है वो इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो इसके अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन में बी अंडर द इफेक्ट ऑफ many ions so that we can calculate the equilibrium potential or the electromotive force, किस डायरेक्शन में किसका मूवमेंट होगा, कितना इक्विलिब्रियम पोटेंशियल आएगा। तो इसके लिए इन्होंने एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए इन्होंने गोल्डमैन ने एक इक्वेशन दी -60 मिलीवोल्ट तो है। इसके साथ साथ इसमें इफेक्ट पड़ता है परमेबिलिटी का भी। तो इन्होंने कहा कि जब हम का कंसंट्रेशन लगा रहे हैं तो इसमें परमेबिलिटी का भी इफेक्ट पड़ता है जब हम वेरियस आयंस का देखते हैं। तो परमेबिलिटी ऑफ पोटेशियम इनसाइड लगाएंगे, फिर कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इनसाइड था, कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आउटसाइड इनटू परमेबिलिटी ऑफ पोटेशियम आउटसाइड प्लस अब वेरियस आयंस का देखना है। सोडियम का देखेंगे, सोडियम का कंसंट्रेशन इनसाइड अपॉन सोडियम का कंसंट्रेशन आउटसाइड इनटू अब परमेबिलिटी लगानी है सोडियम की इनसाइड अपॉन परमेबिलिटी ऑफ सोडियम आउटसाइड। ये फैक्टर्स भी देखेंगे। और कुछ अमाउंट में जो है क्लोराइड भी होता है, क्लोराइड का कंसंट्रेशन आउटसाइड ज्यादा होता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आउटसाइड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड इनसाइड करेंगे इनटू परमेबिलिटी ऑफ क्लोराइड आउटसाइड अपॉन परमेबिलिटी ऑफ क्लोराइड इनसाइड। तो इसमें क्या होता है कि जो इन्होंने बताया कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, हम कलेक्टिवली देखें वेरियस आयन की वजह से, तो इसमें कंसंट्रेशन के साथ साथ परमेबिलिटी का भी इफेक्ट देखने को मिलता है हमको। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम क्लोराइड की यदि बात करें तो क्लोराइड का कंसंट्रेशन जो है आउटसाइड ज्यादा होता है, इनसाइड कम होता है क्लोराइड का कंसंट्रेशन। लेकिन क्लोराइड के लिए जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल होता है वो अप्रोक्सीमेटली -85 -90 -94 के ही अप्रोक्स होती है। तो जितना ही इक्विलिब्रियम पोटेंशियल होता है पोटेशियम का उतना ही क्लोराइड का भी होता है। तो क्लोराइड का जितना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनसाइड आता है उतना ही इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट आउटसाइड, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो उतना ही इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट आउटसाइड और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इस साइड होता है कि आरएमपी के अप्रोक्सीमेटली पोटेंशियल है उस टाइम पे। तो इसका जो नेट मूवमेंट होता है क्लोराइड का वो निग्लेजिबल होता है, -85 -90 इतना इसका इक्विलिब्रियम पोटेंशियल होता है। तो जो हम क्लोराइड का देखते हैं तो इसका होता है इफेक्ट नेग्लेजिबल। नेग्लेजिबल इफेक्ट होता है बिकॉज इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट इज इक्वल एट रेस्टिंग मेम्ब्रेन। तो हम इसका इफेक्ट देखें तो हमने देखा था पोटेशियम का परमेबिलिटी का भी इफेक्ट हम डाल देते हैं इसमें। तो इसका जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल यहाँ पे तो -60 है, इसका जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल होता है वो -94 है। सोडियम का हमने देखा था कि +61 मिलीवोल्ट है। तो जो हम इससे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल निकालते हैं, से रेस्टिंग मेम्ब्रेन निकालते हैं, तो ये -94 कंट्रीब्यूशन है, ये +61 है, तो ये अप्रोक्सीमेटली जो है इससे -86 मिलीवोल्ट आता है। तो जेनेसिस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हम देखें तो इसमें परमेबिलिटी का भी इफेक्ट लगता है। अपार्ट फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ ion inside and outside, there is also effect of the permeability of the ion inside and outside and the charge जो है ions का वो।
इन तीन चीज़ों का अफेक्ट पड़ता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जनरेशन के लिए। तो ये हो गया -86 मिलीवोल्ट जब हम पोटेशियम और सोडियम का इफेक्ट देख रहे हैं, तो ये हो गया -80। फिर लेकिन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो -90 मिलीवोल्ट होता है, तो ये जो रिमेनिंग -4 मिलीवोल्ट है, इसमें किसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है? तो इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि यहाँ पर हमने सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से देखा था, तो -4 मिलीवोल्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनसाइड क्रिएट हो रही थी सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से। तो हम यदि जेनेसिस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखें, हम जेनेसिस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखें, तो इसमें किसका कंट्रीब्यूशन है? एक तो सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से, सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से -4 मिलीवोल्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो रही है इनसाइड, जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है, मेंटेन कर रहा है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। क्योंकि यदि सोडियम पोटेशियम पंप यहाँ पर सोडियम को बाहर नहीं थ्रो करे, पोटेशियम को अंदर थ्रो नहीं करे, तो इनसाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी नहीं, तो पोटेशियम का इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे नहीं हो पाएगा, और ये निगेटिविटी इनसाइड बढ़ नहीं पाएगी। तो मतलब अल्टीमेटली जो है वो सोडियम पोटेशियम पंप जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने का काम करता है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर दूसरा जेनेसिस क्या है? इक्विलिब्रियम पोटेंशियल फॉर पोटेशियम की वजह से हो रहा है -94, सोडियम का की वजह से हो रहा है +61 मिलीवोल्ट, तो इनका कलेक्टिवली हो गया -86। तो अल्टीमेटली इन दोनों का इफेक्ट देखें तो -90 मिलीवोल्ट जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है एक सेल्स का, और डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में अलग अलग है। तो ये -70 टू -90 मिलीवोल्ट के अप्रोक्सीमेट, गाइटन के अकॉर्डिंग ये -90 होता है न्यूरोनल सेल्स में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। डिफरेंट डिफरेंट सेल में -70 टू -90 हो सकता है, जैसे कि आरबीसी की मेम्ब्रेन में माइनस भी देखा गया है। तो ये -70 टू -90 रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। तो इसकी जेनेसिस के लिए क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं? एक तो कंसंट्रेशन ऑफ आयन इनसाइड अपॉन आउटसाइड, फिर परमेबिलिटी ऑफ आयन इनसाइड अपॉन आउटसाइड, फिर उसका आयन में चार्ज कितना है, यहाँ -60 अपॉन जेड किया था, तो आयन में चार्ज कितना है। ये सारे फैक्टर्स जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के जेनेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा एक गिब्स डोनन इफेक्ट भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट इज गिब्स डोनन इफेक्ट? समझते हैं। गिब्स डोनन इफेक्ट इज गिब्स डोनन इफेक्ट है कि जैसे कि ये सेल है, सेल में हमको पता है कि इनसाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, सेल की मेम्ब्रेन में आउटसाइड पॉजिटिविटी होती है, और इस सेल में कुछ कैटायंस होते हैं, जो पर्टिकुलरली कैटायंस होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम होते हैं। और ये जो है सेल में क्या होता है कि अंदर, यहाँ पर हम बात करें, ये जो सेल थी हमारी, चलिए हम यहाँ पर सेल में ये जो पोटेशियम है, हमेशा ये कैटायन जो है वो एनायन के साथ बाइंड होके रहते हैं। तो जैसे जैसे कैटायंस का लॉस होता है, एनायन जो है अंदर रिमेनिंग हो जाते हैं। इस एनायन के रिमेनिंग होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो यही है कैटायन है। कुछ इम्परमिएट आयन, इम्परमिएंट एनायंस होते हैं, लाइक प्रोटीन और सल्फेट, जो कि डिफ्यूज नहीं हो सकते हैं सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन एंड सल्फेट जो कि डिफ्यूज नहीं हो सकते हैं सेल मेम्ब्रेन से। तो कैटायन तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज डेफिसिट होता जाता है आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, लेकिन ये एनायन रिमेनिंग होते हैं, इनकी वजह से अंदर निगेटिविटी आती जाती है। तो ये जो अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ड्यू टू द इम्परमेट एनायन की वजह से होती है गाइडन के अकॉर्डिंग। इसी को ही हम गिब्स डोनन इफेक्ट कहते हैं। तो व्हाट इज गिब्स डोनन इफेक्ट? गिब्स डोनन इफेक्ट इज impermeant anions contribute to the negative charge inside the cell when there is a नेट डेफिसिट। मान लो ये 100 है, 90 केटायन लूज हो रहे हैं, तो 10 जो रिमेनिंग रह रहे हैं उनकी वजह से अंदर नेगेटिविटी आएगी।
when there is a net deficit of positively charged ion, नेट डेफिसिट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन। तो ये हो गया गिब्स डोनर इफेक्ट। एक चीज और हम यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगी कि ये सेल्स जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, तो लीकी चैनल्स हैं सोडियम पोटेशियम के लिए, तो पोटेशियम लीक आउट होता रहता है। अब जो सेल्स हैं, यदि उसमें अप्रोप्रिएट स्टिमुलेशन दिया जाए तो जो सेल्स स्टिमुलेट हो सकते हैं, जैसे कि न्यूरोनल सेल्स और मसल सेल्स, तो उसमें क्या होता है कि सोडियम के लिए था, सोडियम का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनिशियली इनसाइड है, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट भी इनसाइड है, धीरे धीरे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम हो रहा है, अंदर पॉजिटिविटी बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इक्वल हो गया, तो रेस्टिंग इक्विलिब्रियम पोटेंशियल फॉर सोडियम प्लस 61 हो गया। अब क्या होता है कि यदि सेल स्टिमुलेट हो जाती है, कि कुछ अप्रोप्रिएट स्टिमुलेशन दिया जाता है, तो वो सेल जो एक्साइटेबल होती है, जैसे कि न्यूरोनल सेल और मस्कुलर सेल्स, तो उसमें क्या होता है कि सोडियम की टेंडेंसी होती है कि वो रश इन करने लगता है। तो यहाँ पर कुछ चैनल्स होते हैं जिसमें कि गेट होते हैं, एक्टिवेशन गेट और इनएक्टिवेशन गेट। तो इनिशियली तो एक्टिवेशन गेट क्लोज होता है, इनएक्टिवेशन ग्लेड गेट ओपन होता है, पर जैसे ही कोई सेल को स्टिमुलेशन हम देते हैं तो तो क्या होता है, एक्टिवेशन गेट ओपन होने लगता है और इनएक्टिवेशन गेट क्लोज होने लगता है, लेकिन अभी वो कम्प्लीटली क्लोज नहीं है। तो ऐसे टाइम पे पोटेशियम की टेंडेंसी होती है, सोडियम की टेंडेंसी होती है, सॉरी, कि वो रश इन करता है सोडियम। जैसे ही वो रश इन करेगा तो क्या होगा, अंदर जो है वो पॉजिटिविटी एकदम से इंक्रीज होती जाएगी। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 है, जैसे जैसे सोडियम अंदर अंदर आता जाएगा, यदि सेल को स्टिमुलेशन दिया तो ये सोडियम के ये वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं, इसमें एक्टिवेशन ग्लेड ओपन होने लगेगा, इनएक्टिवेशन ग्लेड अभी पूरी तरीके से क्लोज नहीं है, तो सोडियम जो है वो इनसाइड आने लगेगा। तो ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो तेजी से चेंज होगा, क्योंकि सोडियम की टेंडेंसी है कि वो सेल को अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर पहुंचा दे, तो निगेटिविटी चेंज होकर वो उसके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक पहुंचाने की उसकी टेंडेंसी है, तो वो जल्दी जल्दी रश करेगा और अंदर -90 से 0 इस तरीके से चेंज होता रहेगा, और वो अपने इक्विलिब्रियम पोटेंशियल तक पहुंचाने की उसकी टेंडेंसी होगी। लेकिन सेल को स्टिमुलेट किया तो ज्यादा से ज्यादा चैनल्स ओपन रहेंगे, तो वो सेल जो है वो तेजी से डीपोलराइज हो जाएगी, तो उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 से और ऊपर जाता जाएगा, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पहुंच जाएगा और सेल जो है रैपिडली सोडियम इन होंगे, तो सेल जो है वो डीपोलराइज होगी, तो इससे क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ता है यदि सेल्स में यदि बॉडी में हाइपोकैलिमिया की कंडीशन हो जाए। तो हमको पता है कि ये सेल है, सेल में पोटेशियम कंसंट्रेशन होता है 140 मिली इक्विवेलेंट, और ये ब्लड वेसल्स है, हमारी ब्लड वेसल्स हैं, उसमें पोटेशियम कंसंट्रेशन नॉर्मल जो होता है हमको पता होना चाहिए, क्योंकि यदि पोटेशियम का कंसंट्रेशन, हाँ, मान लो को पता होना चाहिए कि सोडियम पोटेशियम का कंसंट्रेशन ब्लड में कितना होता है, ये सोडियम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि पोटेशियम के ब्लड में चेंज होने की वजह से डेथ तक हो सकती है, तो अल्ट्रेशन ऑफ पोटेशियम इज वेरी डेंजरस। तो नॉर्मल वैल्यू ऑफ पोटेशियम इज 3.5 टू 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। यदि पोटेशियम का कंसंट्रेशन कम हो जाए, पोटेशियम का कंसंट्रेशन कम हो जाए, लाइक हाइपोकैलिमिया की कंडीशन है, पोटेशियम एक्सक्रीट आउट होता है रीनल से, रीनल एक्सक्रीशन होता है, यदि यहाँ पे ज़्यादा लॉस हो रहा है, पोटेशियम का लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो हाइपोकैलिमिया की कंडीशन हो जाएगी। अब जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था, यहाँ पे कंसंट्रेशन पोटेशियम ज़्यादा कम हो जा रहा है, तो पोटेशियम जो है उसके वो बाहर लॉस करेगा, तो अब जो -90 मिली वोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो और कम हो जाएगा, मे बी -98 मिली वोल्ट हो जाए। तो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है नॉर्मली -90 मिली वोल्ट पे होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब यदि हाइपोकैलिमिया की कंडीशन हो, देखो तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यदि सेल स्टिमुलेट होती है तो एक पोटेंशियल आता है जैसे -70 मिली वोल्ट, तो हम कहते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। उस पे आने पर
आने के बाद सेल जो है वो रैपिडली उसमें सोडियम रशियन होने लगता है तो डीपोलराइजेशन हो जाती है। तो जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट एक पोटेंशियल होता है जिसमें सेल को स्टिमुलेट करने के बाद वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और सोडियम का रशियन होने लगता है जिसकी वजह से डिपोलराइजेशन होता है। तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल एट विच फास्ट कैटायनिक चैनल ओपन resulting in influx of सोडियम कॉजेज मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन। तो जैसे ही रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पहुंचता है, सेल जब एक्साइट होती है तो उसमें डीपोलराइजेशन होने लगता है। अब यदि हाइपोकैलिमिया की कंडीशन है तो सेल जो है वो पोटेशियम को यहाँ से लूज करेगी, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यहाँ -90 से शिफ्ट होके यहाँ -98 पे चला गया है। अब सेल को एक्साइट करेंगे तो उसको एक्साइट करना जो है यहाँ तक पहुंचने में उसको डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यदि हाइपोकैलिमिया की कंडीशन हो जाती है तो सेल इज डिफिकल्ट टू स्टिमुलेट। कार्डियक अरिथमिया की कंडीशन हो जाती है, सेल को स्टिमुलेट करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो सेल इज डिफिकल्ट टू स्टिमुलेट इन कंडीशन ऑफ हाइपोकैलिमिया। अब हम डिस्कस करते हैं कि यदि हाइपरकैलिमिया की कंडीशन पर कैलीमिया की कंडीशन, तो इसमें क्या हो रहा है? अगेन यहाँ पर सेल है, सेल में पोटेशियम और यहाँ पर ब्लड वेसल्स हैं। ये ब्लड वेसल्स, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और ब्लड में इक्वल होता है कंसंट्रेशन। ये सेल है, ये सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये ब्लड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है और ये ब्लड वेसल्स है। तो ब्लड में क्या हो रहा है? पोटेशियम का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। ऐसा कब होगा? जैसे कि कोई क्रश इंजुरी हो गई है तो सेल इज बैग ऑफ पोटेशियम। यदि सेल में इंजरी हो जाए तो सारा बैग ऑफ पोटेशियम जो है वो लूज हो जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में और ब्लड वेसल्स में आ जाएगा, तो पोटेशियम ज्यादा से ज्यादा लूज हो जाएगा। यहाँ पोटेशियम का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, यहाँ पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। जैसा कि क्रश इंजरी में होता है, जैसे ट्रेन से किसी को इंजरी हो गई या रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, क्रश हो गया, तो क्रश इंजरी में क्या होता है? पोटेशियम का लॉस होता है। या बर्न की इंजरी हो गई, बर्न इंजरी, तो भी सेल रप्चर होती है और पोटेशियम का लॉस होता है, ब्लड वेसल में पोटेशियम बढ़ जाता है, रीनल जो है वो ओवरलोड बढ़ जाता है पोटेशियम को लॉस करने का, तो रीनल फेलियर की कंडीशन हो जाती है। रीनल फेलियर की कंडीशन में ये हाइपरकैलिमिया मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? सेल में पोटेशियम कम हो रहा है तो इसकी नेगेटिविटी कम होती जाएगी, पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। नेगेटिव -90 मिलीवोल्ट था आरएमपी, जो कि पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा +65 या +67 मिलीवोल्ट, इतना पहुंच जाएगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो हमने देखा था कि यहाँ पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट था आरएमपी। अब क्या हो रहा है? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कितना था? -70, जिसपे सेल एक्साइट होती थी, है ना? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल -70 था। अब क्या हो रहा है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हाइपरकैलिमिया की कंडीशन में पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, थोड़ा कम हो रहा है, -67 सॉरी हैं, -67 के आसपास या -65 के आसपास थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब क्या होगा? अब क्या सेल एक्साइट इजिली हो पाएगी? अभी भी सेल को एक्साइट करना डिफिकल्ट होगा, स्टिल इट इज डिफिकल्ट टू स्टिमुलेट द सेल। वाई? बिकॉज यहाँ पर जो यदि ऑन करें, यहाँ पर क्या होता है कि मैंने बताया आपको एक्साइट करने के लिए यहाँ पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है। यहाँ पर क्या है कि यदि सेल स्टिमुलेटेड है रिपीटेडली तो क्या हो रहा है? यहाँ पे एक्टिवेशन गेट ओपन पहले बंद थे, इनएक्टिवेशन खुले थे, फिर एक्टिवेशन गेट ओपन हुए, इनएक्टिवेशन अभी भी क्लोज नहीं हुए हैं, तो सेल से सोडियम अंदर आ रहा है और फिर ये दोनों गेट क्लोज हो जाते हैं। तो एक्टिवेशन गेट सॉरी क्लोज हो जाता है, एक्टिवेशन गेट ओपन हो जाता है, अगेन ये जाता है। तो क्या हो रहा है कि सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नियर टू थ्रेशोल्ड पोटेंशियल हो गया, तो ये इसको एक्साइट करना पहले तो इजी हो गया क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सोडियम अंदर आ रहा है। लेकिन यदि ये क्रोनिकली स्टिमुलेट रहेगा, क्रोनिकली एक्टिवेशन गेट खुले रहेंगे, इनएक्टिवेशन गेट प्रॉपरली बंद नहीं हो पाएंगे क्योंकि सेल बार बार एक्साइट हो रही है, तो क्या होगा? ये रिफ्रैक्टिव पीरियड में चला जाएगा, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्लेक्शन होता जाएगा। तो अब सेल स्टिल ये क्रोनिकली यदि स्टिमुलेट होता रहेगा, किसी भी चीज में यदि हम क्रोनिकली यूज करते हैं उसका, तो उसका इफेक्ट इतना नहीं होता है। वैसे ही यहाँ पे अब ये नियर टू थ्रेशोल्ड पोटेंशियल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल शिफ्ट हो जाएगा, तो अब स्टिल इट इज डिफिकल्ट टू स्टिमुलेट। तो चाहे हाइपोकैलिमिया की कंडीशन हो या हाइपरकैलिमिया, हाइपोकैलिमिया रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मोर नेगेटिव हो रहा है, हाइपरकैलिमिया में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मोर लेस नेगेटिव हो रहा है, लेकिन बोथ कंडीशन
affects the stimulation of the cell, it is difficult to stimulate. So that is about the resting membrane potential. For the genesis of the resting membrane potential, I want to summarize it again. यदि हमने पोटेशियम को देखा कि पोटेशियम के लिए फ्रीली परमेबल है, तो पोटेशियम का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल -94 है. हमने देखा सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से -4 मिलीवोल्ट जनरेट होता है. फिर पोटेशियम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल -94 आता है. सोडियम के लिए यदि हम माने फ्रीली परमेबल, तो सोडियम के लिए इक्विलिब्रियम पोटेंशियल कितना आता है? +65 मिलीवोल्ट. तो जेनेसिस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये 3 इंपॉर्टेंट होते हैं, -94 और +61. इसकी वजह से -86 आता है. सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से -4 मिलीवोल्ट आता है. इन दोनों के कंपाइल्ड इफेक्ट की वजह से, जिसमें परमेबिलिटी का भी हम इफेक्ट लगाएं, तो -90 मिलीवोल्ट न्यूरोनल सेल्स में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होता है. और फिर हमने देखा कि नर्न्स्ट इक्वेशन कैसे में से हम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल कैसे निकालते हैं. गोल्डमैन इक्वेट्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग परमेबिलिटी का भी ऑल्सो रोल होता है इन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. तो परमेबिलिटी की वजह से क्या इफेक्ट आता है कलेक्टिवली हमने देखा कैसे -90 मिलीवोल्ट आता है. फिर हमने गिब्स जोनन इफेक्ट देखा कि इम्परमेट आयन की वजह से अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है. फिर हमने हाइपोकैलेमिया और हाइपरकैलेमिया का इफेक्ट देखा रेस्टिंग मेम्ब्रेन. दैट इज अबाउट द रेस्टिंग मेम्ब्रेन.